पहला क्वेश्चन कहता है मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज एक्सप्रेस एज। चलो ऑप्शन ए में हमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी इक्वल दिया हुआ है एंथैल्पी के, जो कि रॉन्ग है। इसके बाद डेल्टा, ऑप्शन बी में डेल्टा ई इज इक्वल टू, बेसिकली ये वर्क कहलाता है पी डेल्टा वी। और जो ऑप्शन सी हमारा है मैथमेटिकली ये बिल्कुल करेक्ट है, कि हमारा मैथमेटिकली जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी बराबर होती है अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब प्लस, अच्छा ये हीट एब्जॉर्ब और रिलीज कुछ भी हो सकता है, प्लस वर्क है। तो ऑप्शन सी हमारा पहले क्वेश्चन का पहले एमसीक्यू का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ ग्रेफाइट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इज -393। अच्छा अब ये जो हमारे पास है कंबशन ऑफ ग्रेफाइट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको हम अगर रिएक्शन की फॉर्म में लिखे तो रिएक्शन फॉर्म में जिस तरह से देखा जाएगा, ग्रेफाइट का सिंबल होता है कार्बन और कंबशन हो रही है, तो ये है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा है और जो एनर्जी ये रिलीज कर रहा है ये -393.7। इसी तरह से आगे दे रहा है एंड दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज, इसका मतलब है ये जो एंथैल्पी की बात हो रही है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रही है और उसकी वैल्यू दी है -283। ठीक है। अच्छा अब यहाँ हमने इसको बैलेंस भी करना होता है। पहली इक्वेशन तो ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस है, लेकिन सेकंड इक्वेशन बैलेंस नहीं है। और बैलेंस हमने कुछ इस तरह से करना है कि जिस केमिकल के एंथैल्पी की बात हो रही है इसकी, ये 1 रहने चाहिए। तो लेकिन अगर हम यहाँ देखें कि इसको यहाँ पर ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ 2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ 2 ना हो तो हम इसको यहाँ पर हाफ कर देते हैं। अब हमारी ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा नाउ अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, देन व्हाट विल बी द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एज पर गिवन रिएक्शन। ऑलरेडी हमें एक इक्वेशन इन्होंने दी हुई, इस इक्वेशन को अगर आप और से देखें कि हमें बेसिकली कार्बन को रिएक्ट करवाना है हाफ ऑफ ऑक्सीजन से और कार्बन मोनोऑक्साइड से। इन शॉर्ट हमें रिएक्टेड में हमें क्या चाहिए, वन चाहिए और और प्रोडक्ट में हमें CO चाहिए। अच्छा अब ऑलरेडी अगर मैंने जो इक्वेशन बनाई है इसमें ऑलरेडी कार्बन हमारा रिएक्टेंट साइड पे है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड भी रिएक्टेंट साइड। इसको अगर मैं प्रोडक्ट साइड पे लाना चाहता हूँ तो सिंपली जो लेट सपोज अगर ये इक्वेशन 1 है तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 मुझे माइनस करना है। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखूं, क्योंकि मैंने तो इसमें ज़्यादा सिर्फ डायरेक्ट आंसर देना, तो इसकी जो पहले वाली इक्वेशन की एंथैल्पी है -393, माइनस कर देंगे तो सेकंड रिएक्शन की एंथैल्पी है -283 से। तो जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो बनेगा, जब ये एड अप होगा, बेसिकली जब ये वैल्यूज एड अप होंगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -110.7 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू प्लस हो जानी है और इस वजह से इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 7.52 जूल इज पास थ्रू। जो हमें बेसिकली अमाउंट ऑफ क्यू दिया गया है इस क्वेश्चन में, दिया गया है 7। ठीक है। और जो टेम्परेचर हमारा देखिए चेंज आ रहा है, टेम्परेचर में 0.1 से 2.5 में चेंज आ रहा है। तो बेसिकली इसका मुझे डेल्टा टी कैलकुलेट करना होगा, ज़्यादा में से कम को माइनस करना होगा, तो 5 माइनस 2.1 करेंगे तो डेल्टा टी हमारे पास क्या आएगा, 0.4। ठीक है। अब हमने कैलकुलेट करना है द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो सिंपल क्यू ऑन टी होगा। और क्यू की वैल्यू हमारे पास है 7.52 और डेल्टा टी को हम जो कि वैल्यू हमारी
तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.13। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेनिंग द constitutive the system as a whole and not for the individual molecule is termed as simple। एक डेफिनेशन है ये इंटरनल एनर्जी की, तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ये इंटरनल एनर्जी बेसिकली बनता ही तमाम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स है उनके सम के बराबर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेस एंड बिकम मोर नेगेटिव व्हेन। अगर हमें लैटिस एंथैल्पी की बात पता हो तो हमें ये क्लियर होना चाहिए। तो लैटिस एंथैल्पी उस वक्त रिलीज होती है जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स, गैसियस आयन जब कंबाइन होकर एक क्रिस्टल लैटिस जो कि सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं और इससे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इसका मेन फैक्टर ये है कि हमारा जो आयंस का साइज जितना स्मॉल होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और ये चार्ज की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो इस रिस्पेक्ट से अगर हम ऑप्शन में देखें कि आयनिक रेडियस शुड बी लेस, तो ऑप्शन सी या में हमारे पास हो सकता है। तो लेकिन हम इसी तरह से आयनिक चार्ज के रिस्पेक्ट से देखते हैं तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा आयनिक चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे थे आयनिक चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द गिवन रिएक्शन विद अ नेगेटिव एंथैल्पी। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करके HCl गैस बना रहे हैं और नेगेटिव -184 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। इन दिस रिएक्शन द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स, बेसिकली ये नेगेटिव साइन हमें ये इंडिकेट करता है कि इसके एनर्जी रिलीज हो रही है। और जब एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसका मतलब है जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उनकी एनर्जी कम होगी। इस रिस्पेक्ट से अगर हम देखें ऑप्शन ए एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म, HCl के दरमियान तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म देन द ब्रोकन। इसमें ऑलमोस्ट इक्वल बॉन्ड्स ही बन रहे हैं जितने ब्रोक हुए हैं। इसके अलावा हमारे पास द स्पीड ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज, स्पीड का इससे कोई रिलेशन नहीं है एंथैल्पी से। तो अगर हम ऑप्शन डी देखें द टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन द रिएक्टेंट, बाय डेफिनेशन हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की एनर्जी एंथैल्पी कम होती है रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड, बाय डेफिनेशन ये एक डेफिनेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, क्योंकि हमने यहाँ पर मास स्पेसिफाई कर दिया है कि 1 ग्राम का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन बॉम्ब कैलोरीमीटर the enthalpy of combustion of a compound is measured at constant। ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी। मोस्टली हम लोग इसका जो प्रेशर रखते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर में वो 20 ATM रखते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन बेसिकली फिल की जाती है एट 20 ATM प्रेशर पे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द गिवन डेटा। हमारे पास ये दो गिवन इक्वेशन दी गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर आप देखें इक्वेशन 1 में सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना रहा है और नेगेटिव एंथैल्पी 89.808 रिलीज हो रही है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके अगेन सोडियम कार्बोनेट बना रहा है, और हमारे पास वाटर के साथ जो एनर्जी रिलीज हो रही है -41.02 है। लेकिन अगर हम देखें जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशंस है, इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में हमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड से, और प्रोडक्ट में हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चाहिए। अच्छा, हमें ये और ये नहीं चाहिए, हमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनको इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करूँ तो उसी कंडीशन में ये क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकते हैं। और इसमें से इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखें यहाँ 2 मोल दिए हुए हैं, तो जब सिंपली मैं 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसमें से माइनस करूंगा तो 1 मोल ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बचेगा। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है।
अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन हम सारी मेंटली भी करते हैं, क्या है कि हमें रिक्वायर्ड में क्या चाहिए। तो इक्वेशन वन की जो वैल्यू है वो हमारी है 89.08। इसकी वैल्यू को मुझे माइनस करना पड़ेगा, -40.0 से। तो ये जो मेरे पास आंसर बनेगा वो -48.06 बनेगा। इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कॉर्न हैपर साइकिल। ऑप्शन वन में फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल मेटल्स फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द एंडोथर्मिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन कॉर्न हाइपर साइकिल। अच्छा, हमें एंडोथर्मिक स्टेप्स की बात ठीक है ये। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ऑप्शन वन में कह रहा है, मतलब जो हमारे पास जो स्टेटमेंट वन है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल लेटस फ्रॉम सोडियम एंड क्लोरीन क्लोराइड आयन। यानी क्रिस्टल लेटस का बनने का जो प्रोसेस है, जिसको लेटस एंथैल्पी भी कहते हैं, वो तो नेगेटिव होती है, तो ये हमारा एक्सो होगा। स्टेटमेंट टू में हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम गैसियस एटम। जब भी क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो भी जो इसकी एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, ये भी हमारा एक्सो होगा। और स्टेटमेंट थ्री है फॉर्मेशन ऑफ गैसियस सोडियम मेटल फ्रॉम अ सोडियम सॉलिड सोडियम मेटल। ये हमारी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, हमें हीट देना होता है, ये बड़े होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ क्लोरीन एटम फ्रॉम अ डायटोमिक क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी कि ये भी हमें बॉन्ड ब्रेक करना होता है तो एनर्जी हमें चाहिए होती है। तो ये दोनों हमारे एंडोथर्मिक है। तो स्टेटमेंट थ्री एंड फोर हमारे डिजायर्ड हैं, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट है द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ कैट आयन और एनाइन। दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन द साइज ऑफ आइदर आयन इंक्रीजेस। हाँ, जब साइज इंक्रीज होता है, ऑप्शन ए में दे रहा है दिस विल बिकम एन आइसोट्रोपिक। ये तो बेसिकली इसका फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेशन है। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल चेंजेस। हैबिट ऑफ क्रिस्टल कभी भी बेसिकली किसी भी क्रिस्टलाइन सिस्टम की प्योरिटी पे डिपेंड करती है, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होगा। रिपल्जन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन इंक्रीजेस। रिपल्जन उल्टा कम हो जाएगी क्योंकि साइज अगर बड़ा हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर हम डी देखें, द पैकिंग ऑफ द अपोजिटली आयन बिकम लेस टाइट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जब कैट आयन का साइज इंक्रीज होगा तो उसका उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाती है, तो ये लेस टाइट डी है, बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसीडर द गिवन पर एज सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो डायग्राम में नजर आ रहा है कि Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी 15 किलो जूल एंटर हो रही है और 3 किलो जूल यहाँ से एग्जिट हो रही है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में दिया इफ नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी कि इसमें कोई वर्क हो ही नहीं रहा, इंटरनल एनर्जी जीरो है, देन द एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो एनर्जी चेंज बेसिकली जो एनर्जी इसमें एंटर हुई है और जो एग्जिट हुई है उसका सम होगा। तो हम क्या करेंगे, 15 - 3 कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा +12 किलो जूल बनेगा। क्योंकि रीजन सिंपल सा ये है कि यहाँ कोई वर्क हो नहीं रहा, उसकी वजह से एनर्जी में। तो हम टोटल जो सम निकालेंगे, सम इस तरह से निकालते हैं कि ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे, 15 - अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। इन अ कैलोरी मीटर 13.3 moles of water are used to measure the heat of combustion of 0.302 grams of glucose. The specific heat capacity of water हमें गिवन दी गई है। टेम्परेचर का राइज दिया हुआ है 5। तो हमें पहले ये कैलकुलेट करना होगा कि टोटल उस कैलोरी मीटर में कितनी एनर्जी जो है वो एब्सॉर्ब की है टेम्परेचर को राइज करने में। और हमें इसमें यहाँ पर 13.3 मोल्स दिए गए हैं। और बेसिकली हमें जो हीट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कि हमें यहाँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी गई है।
तो उसके फॉर्मूले में डेल्टा क्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हीट कैपेसिटी से और चेंज इन कैपेसिटी, जबकि मुझे वाटर के मोल्स दिए गए। ठीक है, तो मोल्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा जो कि हमारा मोलर मास है 18 वाटर के, तो हमारा मास आ जाएगा। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ कि 13 मल्टीप्लाई बाई 18, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर आ रहा है। तो बेसिकली ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि एक कैलोरीमीटर कैलोरीमीटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब वाटर को दे रहा है। तो इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। इसकी कैलकुलेशन हमारे पास क्या होगी? तो जो टोटल एनर्जी हमारे पास एब्जॉर्ब होके आ रही है वो आ रही है 5277.4। ठीक है। अच्छा, अब हमने आगे क्या करना है? हमें इन्होंने जो है वो शुगर का मास भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 0.303, और हमें बेसिकली अमाउंट चाहिए, द अमाउंट ऑफ हीट एवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ 1 मोल। इन शॉर्ट हमें जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए किलो जूल पर मोल। पहले तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करके इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दूँ, तो हमारी जो कंबशन वैल्यू बनेगी वो बनेगी 5.074 किलो जूल। लेकिन अब मैंने इसको पर मोल से कन्वर्ट करने के लिए हमें मोल ऑफ मोल्स चाहिए होंगे। किसके मोल्स चाहिए होंगे? हमें शुगर के। और शुगर का जो इन्होंने हमें मास दिया है वो दिया है 0.303। तो जो मोलर मास हमें दिया है 342.3 दिया है, इससे डिवाइड करना होगा। जो जो हमारे पास जो इसका आंसर यानी कि इसके जो मोल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 8.85 पोनेंट माइनस। इसी वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ 8.8 एक्स माइनस 4। तो बेसिकली ये क्या करना होगा? 5.027 को डिवाइड करना होगा, जो भी हमारा आंसर अभी आया था। तो इससे हमारा बन रहा है 5, जो क्यू अमाउंट बन रहा है वो 5679.1 किलो जूल पर मोल। इस रिस्पेक्ट से जो हमारा बहुत क्लोजेस्ट आंसर है वो ऑप्शन डी बनता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये एक टेबल गिवन है हमें। इस टेबल में हमें डेटा दिया हुआ है इन्होंने। यहाँ पर ये बॉर्न हाइपर साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। गिवन आर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द सीरीज ऑफ रिएक्शन अकरिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिथियम क्लोराइड। हमारे सबसे पहले सब्लिमेशन की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, बॉन्ड एंथैल्पी दी हुई है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेटेस्ट एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है। बेसिकली हमें सारा डेटा वो दिया हुआ है जो कि बॉर्न हाइपर साइकिल के अंदर हम यूज ऑफ करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि हम जो डेल्टा एच एफ है बराबर होता है सम ऑफ ऑल, मतलब जो सबसे पहले हमारे पास आएगी डेल्टा एच एस प्लस, फिर आएगी हमारे पास आयनाइजेशन, फिर हमारे पास आएगी एटमाइजेशन, मतलब डेल्टा एच ये कह देता हूँ मैं। और इसके अंदर फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की भी वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा एच ऑफ ए कह देता हूँ मैं इसको, प्लस। और इसके अलावा हम इसके अंदर लेटेस्ट एंथैल्पी भी, मतलब सारी एंथैल्पी ऐड, और वो सिर्फ एक एंथैल्पी के बराबर होंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो कि ये वैल्यूज गिवन नहीं है, इसको मैं एक्स कह देता हूँ। डेल्टा एच एफ हमें जो सबसे नीचे दी गई है वो -594.10, ये बराबर होगी तमाम एंथैल्पीज के सम के। तब 155 इंटू 5, ये देखें ये सारी एनर्जीज बस ऑलरेडी गिवन है और ये प्लस में दी हुई।
इन सबको मैं ऐड करता जाता हूँ 75.3। अब ये वैल्यू क्योंकि माइनस में है तो ये माइनस में लिखी जाएगी, -328। और ये बराबर +x कर दो। ठीक है। अब ये x मैंने कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं इसको सिंपल सा कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैंने इसका सिंपल सा सोल्यूशन किया है यहाँ पर। ये तो लेफ्ट हैंड साइड पे -5, 594.1 वैसे रहेगा। एक तो राइट हैंड साइड पे जो हमारा इन चार एंथैल्पीज को ऐड करके आ रहा है वो आ रहा है प्लस का 422.5 +x। ठीक है। अब ये x हमारे पास किसके इक्वल आएगा, मतलब मुझे क्या करना होगा, -594.1, तो ये वैल्यू यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, -425। तो ये हमारा x के बराबर आएगा। तो बेसिकली अगर हम देखें इस तरह से, जो एंथैल्पी आएगी वो हमारे पास नेगेटिव एंथैल्पी आएगी। वो आएगी 1016.6। तो इस रिस्पेक्ट से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। अच्छा, अब हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन इस लेसन का। बिलो आर द थर्मोकेमिकल रिएक्शंस फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विद द एसोसिएटेड एंथैल्पी चेंजेस। हमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर कार्बन हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। नेक्स्ट स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है। तो दोनों एंथैल्पी हमारे पास दी गई। अच्छा, अब हमें हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन अगर हमने फॉर्म करनी है, तो याद रखें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास नहीं। अगर मैं जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर दूं, पहले मैं ऐड अप करके मैं प्लीज देखता हूँ कि क्या होता है। ऐड अप करने से क्या होगा कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कार्बन वैसे रहेगा, और ये हाफ ऑक्सीजन और हाफ ऑक्सीजन जो है वन ऑक्सीजन मोल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इन शॉर्ट हमें बेसिकली इन दोनों एंथैल्पीज को सिंपली ऐड करना है। दोनों के साइन सेम है, तो हमारा माइनस में जो आंसर बनेगा वो -393.5 किलोजूल पर मोल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को ये वैल्यू याद भी होती है, लेकिन हम ये जो मेमोराइज वैल्यू है इस कंडीशन में कभी भी यूज अप नहीं करेंगे। हम अपनी प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आंसर कंसीडर्ड होगा ऑप्शन। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।